Ma'am, we can start now. Okay, ma'am. So, good morning, students. Today our topic is decision constructs. तो अभी हम लोग हमारा पैटर्न जो रहेगा इस क्लास का वो ये रहेगा कि हम सबसे पहले डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स क्या होता है, गैस आप लोगों के पास उसकी वीडियोस की प्लेलिस्ट शेयर हो चुकी थी, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने एक बार वीडियोस से गो थ्रू हो चुके होंगे. नाउ आज हम सिर्फ एमसीक्यूज पर फोकस करेंगे, जो आपका पैटर्न एग्जाम का एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो आपके पास पैटर्न वही रहेगा कि आपको एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, उसमें 60 सेकेंड्स का टाइमर गिवन होगा एंड देन आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. वन मोर थिंग कि आई एक्सपेक्ट ऑल्सो कि आप लोग सब अपने पास एक पेपर और पेन लेकर जरूर बैठे होंगे. तो आप करेंगे क्या कि आप लाइन से क्वेश्चन अपने नंबर लिखेंगे, उसमें अपना आंसर लिखेंगे, देन यू विल मार्क योर सेल्फ कि आपका आंसर सही था या गलत था, जिससे एट द एंड ऑफ द क्लास आप खुद अपने आप को एसेस कर पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और आपको किस पार्ट पर काम करने की जरूरत है. ओके, so all of you are ready. Just please type yes in the chat box so that I can present the first question. Yes, ma'am. Students are saying yes. Okay, fine. So बेटा ये आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है. रीड इट केयरफुली एंड आंसर टाइप इन द चैट बॉक्स. Ma'am, students are answering option B as an answer. Okay, fine. Very good. So can I move to the solution? Yes, ma'am, because maximum answers are option B. ओके, सो इट्स अ करेक्ट आंसर. वेरी गुड. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल ठीक है, पर अगर किसी से सॉल्व नहीं हुआ है तो मैं एक बार फटाफट इसका सॉल्यूशन डिस्कस करती हूँ. तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम. तो यहाँ पर आपका सबसे पहले एक वेरिएबल गिवन है ए, जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज है 2 से. एक वेरिएबल गिवन है बी, जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज है 3 से, एंड देन सी इज इक्वल्स टू 4. यहाँ पर हमें कंडीशन में गिवन है कि इफ ए और बी और सी. सो यहाँ पर इफ ए और बी और सी, तो और जो लॉजिकल और ऑपरेटर होता है वो क्या करता है. लॉजिकल और ऑपरेटर चेक करता है दोनों ऑपरेंड्स को. लॉजिकल और ऑपरेटर चेक करता है दोनों ऑपरेंड्स को. अगर एक उन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो क्या रिटर्न कर देता है, ट्रू. तो यहाँ पर ट्रू से मतलब हमारा क्या है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू. तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 2 और 3 और 4. तो यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों चेक होंगे, ये दोनों ही ट्रू है तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, दैट मीन्स 1. देन 1 और 4. अब ये दोनों चेक करेगा तो ये दोनों भी नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, अगेन ट्रू. तो यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट हो गई वो क्या हो गई, इफ ट्रू. तो इफ ट्रू है तो ये इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा. नाउ द स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी वो क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल्स टू सी प्लस प्लस. तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि पहले वैल्यू यहाँ पर असाइन होगी, देन सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4. तो डी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 4, एंड देन सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी, 5. क्योंकि इफ ब्लॉक ट्रू था तो एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम सीधे आएंगे इफ के बाहर. तो यहाँ पर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट मिली. यहाँ पर हम चारों वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं. तो ए की वैल्यू हमारी थी 2, बी की वैल्यू हमारी थी 3, सी की वैल्यू चेंज होकर हमारी कितनी हो चुकी थी, 5, एंड डी की वैल्यू हमारी हो गई थी 4. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 5 एंड 4. सो जिन लोगों ने सॉल्व किया वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया है तो अब आगे से वो सही क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा.
Maximum students are saying option B, and a few of them are said option C as an answer. Okay. Okay, so can I move to the solution? Yes, ma'am. So the correct answer is option number A. तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर जिनका भी गलत सॉल्व हुआ है मैं बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है int x इज इक्वल्स टू 22। फाइन। नेक्स्ट लाइन हमारी इफ स्टेटमेंट कह रही है इफ x इज इक्वल्स टू 10। तो एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो 10 है ये 10x में असाइन हुआ है, यहाँ पर कंपेयर नहीं हुआ। अगर यहाँ पर लिखा होता x इज इक्वल्स टू 10 तो क्या होता 22 जो है वो आपका 10 से कंपेयर होता, बट यहाँ पर क्या हो गया x जो है वो 10 में असाइन हो गया। तो जब x 10 में असाइन हो गया तो ये वाली कंडीशन तो क्या हो गई, ट्रू हो गई। मतलब कि हम लोग यहाँ पर इफ ब्लॉक के अंदर आएंगे। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उसमें लिख रहा है कि द फॉलोइंग सी प्रोग्राम प्रिंट्स ट्रू। मतलब कि जो आपका यहाँ वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, क्योंकि अभी इफ के अंदर आ चुके हैं तो हमें ये स्टेटमेंट को तो प्रिंट कराना ही है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। और यहाँ पर अब हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, फॉल्स। तो अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें ये एज इट इज कोड है और फर्स्ट ब्लैंक में हमने लिखा ट्रू और नेक्स्ट ब्लैंक में हमने लिखा फॉल्स, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग फैक्टर था वो क्या था कि यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स की वो कंपेयर ना होकर वैल्यू असाइन हो रही है। तो क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ट्रू एंड सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा फॉल्स। सबको क्लियर है? तो आप यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में और हम आगे चलते हैं। Yes, ma'am. Students are saying yes. ओके फाइन, वेरी गुड। तो आप लोग सॉल्व कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। Maximum students are answering option B as an answer. ओके Few of them answered option A. ओके, सो कैन आई मूव टू द सॉल्यूशन? Yes, ma'am. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने भी बी कहा है एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट लाइन, यहाँ पर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स गिवन है कि a इज इक्वल, प्लीज म्यूट योर माइक, इफ a इज इक्वल्स टू 6 गिवन है, b इज इक्वल्स टू 7 गिवन है एंड c इज इक्वल्स टू 5 गिवन है। फाइन। यहाँ पर अब इफ स्टेटमेंट में कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, हमें उसे इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है वो यहाँ लिख लेते हैं a, ये है आपका लॉजिकल एंड, देन a दिस इज बिटवाइज और दिस b बिटवाइज एंड c। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को सॉल्व करना आता है कि बिटवाइज एंड और को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पर जब बिटवाइज एंड है तो मतलब यहाँ बोल रहे हैं हम 7 एंड 5। तो 7 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है, 7 की बाइनरी वैल्यू होती है 0 1 1 1 और 5 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 0 1 0 1। फाइन। जब एंड ऑपरेटर हम लगाते हैं तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं मतलब दोनों वैल्यूज 1 है तो वो 1 देता है, अदरवाइज क्या देता है 0। तो ये आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर की फंक्शनिंग होती है। तो 1 एंड 0 आएगा 0, 1 एंड 1 आएगा 1, 0 एंड 0 आएगा 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 0 1 0 1 दैट इज 5। अब इसी के आगे लगा हुआ है बिटवाइज और ऑपरेटर। तो बिटवाइज और ऑपरेटर क्या बोलता है, a मतलब कि 6 एंड 0 1 0 1। तो 6 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 0 1 1 0 और यहाँ से जो आंसर आया था वो क्या आया था 0 1 0 1। तो बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू 1 है देन इट गिव्स 1, अदरवाइज इट गिव्स
0, तो इसका जो आंसर क्या आ गया 0,111, तो 0,111 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है 7। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x, मतलब सॉरी a लॉजिकल एंड यहाँ पर आपका क्या निकल कर आ गया 7। तो लॉजिकल एंड क्या बोलता है, लॉजिकल एंड बोलता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये भी ट्रू है, ट्रू मीन्स नॉन जीरो वैल्यू, और ये भी ट्रू है। तो ये जो इफ कंडीशन है इसको इवेल्युएट करके क्या रिटर्न करेगी, ट्रू। जैसे ही ये ट्रू हुई तो हम कहाँ आ गए, हम इफ ब्लॉक के अंदर आ गए। इफ ब्लॉक के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है जिसमें वो प्रिंट कर रही है a प्लस प्लस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी कि 6 को वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, देन ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके क्या करेगा 7 कर देगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 6। आप सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अगर यस देन राइट यस इन द चैट बॉक्स। मैम एक क्वेरी है, हाँ एक जी, बार एडिशन फिर से बता दीजिए 7 एंड 5 का, बाइनरी एडिशन। ओके तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या करता है, सबसे पहली बात तो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपके बाइनरी नंबर्स पर काम करते हैं। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, सबसे पहले आप उसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर हमने 7 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ मैंने 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपकी जो बाइनरी की ट्रुथ टेबल बनती है वो कैसे बनती है, 0 0 1 1 0 1 0 1। तो जो आपका बाइनरी बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, अगर दोनों 1 हो तो ही वो 1 देता है, अदरवाइज उसका आउटपुट क्या आता है 0। तो यहाँ पर आप देखिए इस 1 1 को इवेल्युएट किया 1 आया, 1 0 को किया 0 आया, 1 1 को किया 1 आया, और 0 0 को किया तो क्या आया 0। इस तरीके से हमने इवेल्युएट किया है। और जो और की टेबल होती है उसमें अगर आपके दोनों 0 हो तो 0 होगा, अदरवाइज कोई भी एक 1 हो तो वो उसका आउटपुट 1 देता है। तो दिस इज योर बिटवाइज एंड दिस इज योर बिटवाइज और ऑपरेटर। क्लियर है आपको अब, जिसका भी डाउट था ये? मैम यस, स्टूडेंट सेड यस। ओके तो हम मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। यस व्हाट? प्लीज टाइप मैम योर प्रीवियस क्वेरी। क्वेश्चन रिपीट। आप लोग प्लीज बेटा टाइप क्वेरी जो भी है आपकी, आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, डोंट अनम्यूट योर माइक। मैम मुझे कन्वे कर देंगी आपका मैसेज। क्या डाउट है मैम? मैम रिद्धि जन आस्किंग टू रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन। दिस वन और दैट प्रीवियस वन? मैम प्रीवियस वन। तो बेटा एक काम करते हैं, अभी हम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, हम आगे चलते हैं, और एट द एंड ऑफ द क्लास आप लोगों की जो भी कलेक्टिवली क्वेरी होगी, जो क्वेश्चन निकल चुका है, मैं उसको वहां पे एड्रेस कर दूंगी। इज इट फाइन विद यू? कैन वी एड्रेस योर क्वेरी एट द एंड? यस मैम, वी कैन मूव फॉरवर्ड। Okay, fine. So this is your next question. Solve it. Student, please keep trying to solve the question and post your answer here, only in the chat box. Ma'am, students are answering option B as an answer. Okay, very good. Few of them said option D. Okay. It's good they are trying to solve. Yes, that's very good. Okay, so I think your time is up now. I will try the solution. So the correct answer is option number B. Let's see how. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है कि हमें प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो गिवन है कि प्रोग्राम प्रिंट्स TCS IBM व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ PQR। तो हमें इस PQR की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक इफ एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें अगेन वो बोल रहा है 5 देन लॉजिकल एंड 2 एंड 1। तो अभी हमने बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा है, तो बिटवाइज एंड की अगर हम बात करें तो 2 का बाइनरी होता है 1 0 एंड 1 का बाइनरी होता है 0 1। तो इससे हम देख रहे हैं कि क्या होगा 0 0, क्योंकि वो सिर्फ 1 1 पर 1 ट्रू करता है। तो यहाँ पर अब आपकी जो स्टेटमेंट हो गई वो क्या हो गई 5 एंड 0। लॉजिकल एंड क्या करता है, लॉजिकल एंड आपका दोनों ऑपरेंड्स को चेक करेगा, अगर उसमें से कोई भी एक फॉल्स है
दैट इज 0 है तो उसको क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हम देखें कि ये वाला ऑपरेंड हमें क्या रिटर्न कर रहा है, 0 रिटर्न कर रहा है, मतलब इफ स्टेटमेंट तो आपकी क्या हो गई, फॉल्स। अब यहाँ पर जो चीज ध्यान रखने की है, जिनके भी ऑप्शन सी आ रहे थे, जो चीज ध्यान रखने की है, जिनके भी ऑप्शन डी आ रहे थे, यहाँ पर आपको करली ब्रेसेस नहीं गिवन, तो सी जो है वो आपका इंडेंटेशन बेस्ड नहीं होता। तो अगर हमें इफ में करली ब्रेसेस नहीं गिवन तो हम कितना पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स माने कि वो इफ ब्लॉक के अंदर है, तो हम इफ ब्लॉक को रीड करेंगे और जब हमें पहला सेमीकोलन मिलेगा हम तब तक ही इसको इफ ब्लॉक के अंदर मानेंगे। बाकी स्टेटमेंट जो होंगी हमारी वो क्या होंगी, इफ ब्लॉक के बाहर कंसिडर की जाएंगी। इतना क्लियर है? मतलब जैसे ही मुझे ये सेमीकोलन इनकाउंटर हुआ, ये सेमीकोलन के मिलते ही यहाँ पर मेरा इफ मेरी कंडीशन है वो टर्मिनेट हो गई, और जो आउटपुट है वो क्या है, टीसीएस और आईबीएम है। इफ कंडीशन हमारी यहाँ से पता चल गया कि ये रिटर्न हमें क्या कर रही है, ये रिटर्न मुझे कर रही है फॉल्स, मतलब इफ कंडीशन तो एग्जीक्यूट होनी नहीं है, तो आपकी सीधे हम इफ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और आपकी ये दोनों प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो पहली जाहिर सी बात है कि पहले में क्या आएगा, टीसीएस आएगा, और दूसरे में क्या आएगा, आईबीएम आएगा। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को अगर रन करूंगी तो मेरा आउटपुट आ जाएगा टीसीएस आईबीएम, बट मुझे थर्ड फिल इन द ब्लैंक भी फिल करना है। तो अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो थर्ड हमारा जो ब्लैंक है वो क्या है, उसमें हमें क्या फिल करना है, लर्निस। तो हमारा जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्या आएगा, लर्निस। तो पी में आएगा लर्निस, क्यू में आएगा टीसीएस और आर में आएगा आईबीएम। सो बी इज द राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है तो राइट यस इन योर चैट बॉक्स सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। Yes, ma'am, we can move forward. Okay, ma'am. So this is the next question. Try to solve it. Maximum answers are option C, and many of them Okay. are saying option B. They are Option B. between B and C. Okay. Okay, so let's move to the solution. So the correct answer is option number D. Now let's see how. क्योंकि यहाँ पर आप अगर कोड को ध्यान से देखें तो सबसे पहले दे रखा है इफ x इज लेस देन 1, ओके, कंडीशन ट्रू है, गेट प्रिंट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5, परफेक्टली फाइन। जैसे ही इस स्टेटमेंट पर आप आओगे तो अगर आप इस इफ को ध्यान से देखो तो इस इफ में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं गिवन है, कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है। तो ये आपने अगर वीडियोस देखी हैं ध्यान से तो ये आपको पता होगा कि इफ के अंदर अगर कोई भी एक्सप्रेशन या कंडीशन गिवन नहीं हो तो यहाँ पर वो कंपाइल टाइम एरर जनरेट कर देता है। तो इट इज कंपल्सरी टू राइट एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट हियर, अदरवाइज इट जनरेट्स एन एरर। तो दिस पर्टिकुलर लाइन पर आपकी जो है एरर जनरेट होगी, दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ के अंदर अगर एक्सप्रेशन नहीं गिवन है तो वो आपका एक एरर होता है, और दिस इज द ओनली इंटेंशन टू गिव दिस क्वेश्चन टू यू। I think, ma'am, we can move forward. Okay, ma'am, fine. So this is the next question on your screen. Answers are coming between B and C option. Okay.
Okay, students, so the correct answer is option number B. Now let's see how. In this question, यहाँ पर आपको एक a वेरिएबल गिवन है जिसकी वैल्यू है 50. यहाँ पर if कंडीशन है, if कंडीशन says if a is greater than 35. अगर a greater than है 35, so 50 is greater than 35, कंडीशन is absolutely true. हम if ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे. नेक्स्ट कंडीशन says if a is less than 30, तो a की वैल्यू क्या है 50. 50 is less than 30, कंडीशन is false. तो हम इस ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे और इस एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे. अब डाउट जो राइज होता है वो ये होता है कि सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि सी जो है वो इंडेंटेशन पर बेस्ड नहीं होता है. सी अपने ही तरीके से चलता है. तो यहाँ पर इंडेंटेशन सिर्फ कंफ्यूजन के लिए गिवन है. तो यहाँ पर अगर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास मल्टीपल इफ है और मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर मल्टीपल इफ है पर सिंगल एल्स स्टेटमेंट है. तो जो सिंगल एल्स स्टेटमेंट होती है वो जो उसका नियरेस्ट इफ होता है वो उसके लिए काम करती है. मतलब ये कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, फॉर एग्जांपल अगर इफ ए की वैल्यू आपकी 30 होती और हम ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये वाला लूप के बाहर आ जाता, देन आपका नो आउटपुट आता. बट इस कंडीशन के केस में ये कंडीशन ट्रू है, हमने ये वाली कंडीशन चेक करी, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो सॉरी ये फॉल्स है, तो ये इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और वो प्रिंट करेगा Maruti as the right answer. So the correct answer is option number B. I think clear होगा सबको ये. It's very easy. बस इसमें यही चीज ध्यान रखनी थी कि जो else है वो इस if का else है, इस वाले if का else नहीं है. Yes, ma'am. We can move forward. Okay. So this is the next question. Are we getting any answers? Yes, ma'am. They are saying option C. Okay. Okay, so the correct answer is option number A. अब ये ऑप्शन नंबर ए कैसे आई, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए. एक बार आपको समझ आ जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो यहाँ पर हमें एक स्विच स्टेटमेंट गिवन है जिसमें लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग गिवन है जिसके अंदर एक लर्निंग प्लेसमेंट स्ट्रिंग. फाइन. तो सबसे पहले तो हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें मैंने लिख दिया लर्निस, LEARNYS एंड प्लेसमेंट. इसी तरीके से आपकी स्ट्रिंग बनती है. तो ये सी में जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो क्या होता है, एक किस्म का कैरेक्टर एरे होता है. फाइन. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एड्रेसेस होंगे. तो लेट से इसका बेस एड्रेस 100 से स्टार्ट होता है, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 एंड सो ऑन अप टू 115 आएगा शायद. ठीक है. नाउ अब इसका कुछ ना कुछ आपके इंडेक्सेस होंगे क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है. तो ये 0 से इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन. ओके. नाउ यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे. यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग गिवन है लर्निंग प्लेसमेंट. अब इस लर्निंग प्लेसमेंट में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे दो नंबर्स का ऐड हो रहा है, 5 + 4 दैट वुड बी इक्वल टू 9. सो अब हम किसी भी स्ट्रिंग में 9 को ऐड करेंगे तो वो 9 हॉप्स आगे चलेगा. तो यहां से आप देखिए ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो जैसे ही ये स्ट्रिंग होगी हमें क्या रिटर्न करेगी, ये हमें रिटर्न करेगी इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो एड्रेस गिवन है वो रिटर्न करेगी. फाइन. तो ये अब जो आपकी स्टेटमेंट है हम इसको किस तरीके से रीराइट कर सकते हैं, ये हो गई आपकी स्विच, देन स्टार, देन 109 जो कि एड्रेस आपको रिटर्न हुआ. अब इस 109 पे ये लगा हुआ है स्टार. स्टार मींस वैल्यू एट, दिस इज द पॉइंटर. ओके. तो वैल्यू एट 109 कितनी है, वैल्यू एट 109 है ए. तो यहाँ पर ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये आपको क्या रिटर्न करेगी, ए.
तो अब हम पूरे अपने केसेस में सर्च करेंगे क्या केस ए एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो ठीक है, अदरवाइज हम डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो हम यहाँ पर आए, सबसे पहला ही केस हमें क्या मिल गया, केस ए मिल गया। तो जैसे हमें पहला ही केस ए मिला तो यहाँ पे हमारी प्रिंटेड स्टेटमेंट क्या है, स्काई। तो वो आपका जो आउटपुट विंडो है उस पर प्रिंट कर देगा स्काई। नेक्स्ट लाइन हमें क्या मिल गई, ब्रेक। जैसे हमें ब्रेक मिल गया तो हम स्विच कंडीशन से एग्जिट हो जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्काई। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Student, please, if you have any doubt, please post here. Yes, ma'am. Student saying clear है. वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग आंसर इसको सही फाइंड करेंगे। So this is the next question on your screen. Ma'am, students are answering option A and option B as an answer. Okay. ओके, तो सी इज ऑलरेडी बेसिकली ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग प्लीज इस क्लास तक मत सीमित रहिएगा, क्लास के बाद भी आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन है हमें फाइंड करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या वैल्यू फुल होगी, जिसमें कि हमें आउटपुट गिवन है प्रोग्राम का क्या आएगा, 31 एंड 31। तो हमको एक वेरिएबल गिवन है x जिसकी वैल्यू है 25, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर इन केस जिन लोगों का भी आंसर ए आ रहा था तो हम सबसे पहले ए को पिक करते हैं। अगर y की वैल्यू 31 होती तो क्या होता, तो यहाँ पर x इक्वल टू हो गया 25, y इक्वल टू हो गया 31। यहाँ पर इस कंडीशन में दे रखा है x इज इक्वल्स टू 30। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 30 को असाइन कर रहे हैं x के अंदर। फाइन, तो यहाँ पर इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो y की वैल्यू हो गई प्लस प्लस। ठीक है, तो y की वैल्यू प्लस प्लस होके कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई आपकी प्लस प्लस होके 32। अब यहाँ पे ना तो ये प्लस प्लस प्रिंट एफ में लिखा है ना किसी में असाइन हो रहा है, तो इसलिए ये डायरेक्ट यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि आप ध्यान से देखिए यहाँ पर भी करली ब्रेसिस नहीं है, इट मीन्स दैट कि ये वाला जो सेमी कोलन है इट मीन्स कि यहीं तक ही हमारा इफ ब्लॉक था। अब नेक्स्ट हमको प्रिंट करना है प्लस प्लस एक्स, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो प्लस प्लस एक्स में क्या प्रिंट होगा 26, और यहाँ पर क्या है y प्लस प्लस। तो यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट का काम आएगा, पहले y की वैल्यू प्रिंट होगी देन इंक्रीमेंट होगी। तो y की वैल्यू हमें कितनी है 32, तो वो 32 प्रिंट कर देगा। ओके, एंड देन ओ सॉरी, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर अब x की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो चुकी है 30 हो चुकी है, क्योंकि यहाँ असाइनमेंट हुआ है। तो ये प्लस प्लस x आपका कितना हो जाएगा 30 से 31। क्लियर, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो प्रिंट होगी, पहले 32 प्रिंट होगी एंड देन प्लस प्लस होके 33 हो जाएगी। फाइन, तो यहाँ पर अब आपका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 31 32। अगर आप x की वैल्यू y की वैल्यू लेते हैं कितनी 31। ठीक है, अब हम ऑप्शन बी को पिक करते हैं। अगर मैंने y की वैल्यू पिक करी 30 तो क्या होगा, x की वैल्यू है 25, y की वैल्यू मैंने पिक कर ली 30। नाउ लेट्स चेक, x की वैल्यू में 30 असाइन हो गया तो x की वैल्यू चेंज होके कितनी हो गई 30, कंडीशन ट्रू हो गई। y आपका क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया, तो y की वैल्यू चेंज होके कितनी हो गई 31। हम प्रिंट एफ में आए, प्लस प्लस एक्स प्रिंट करने के लिए बोला, प्लस प्लस एक्स में क्या होगा इट्स अ प्री इंक्रीमेंट, तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी देन प्रिंट होगी, 31 प्रिंट हो गया। देन आपका आया y प्लस प्लस, तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले वैल्यू प्रिंट होगी एंड देन वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो फाइनली जो आंसर आपका क्या आएगा 31 31, और यही हमारा आउटपुट आ रहा है। तो y की करेक्ट वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 30। सो b इज द राइट आंसर। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
Yes, ma'am, it's clear. ओके, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे चलते हैं, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। Ma'am, students are answering option C. Maximum are saying C. ओके, Few of them are saying option D as an answer. ओके, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो क्या मैं ये मान लूं कि जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है वो शायद वीडियोस देखकर आए हैं, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है शायद उन्होंने अभी तक वीडियोस नहीं देखी। तो यही एक रीजन होता है कि अगर आप पहले से कुछ होमवर्क कर कर आ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी होता है, बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कैर सी एच जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है पी से। ओके, अब यहाँ पर आया स्विच पी, तो हम केस सर्च करेंगे पी। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को केस दिख गया, केस पी है, तो पुणे प्रिंट हो गया, देन ब्रेक हो गया, लूप के बाहर आ गए, देन इंडिया प्रिंट हो गया, परफेक्टली फाइन। बट यहाँ पर डिफरेंस होता है बेटा, जब भी हम लिखते हैं कोई भी वेरिएबल डबल कोट्स में या हम कोई वेरिएबल लिखते हैं सिंगल कोट्स में, तो जब भी आप डबल कोट्स के अंदर कोई वेरिएबल लिखते हो वो कंसिडर होता है, वो ट्रीट होता है एज अ स्ट्रिंग, और अगर आप सिंगल कोट्स में लिखते हो वो आपका ट्रीट होता है एज अ कैरेक्टर। तो यहाँ पर जो केस है आपका वो दे रखा है कैरेक्टर। अगर यहाँ पर सिंगल कोट्स में पी होता देन इट इज परफेक्टली फाइन, इसमें कोई एरर नहीं थी। बट केस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशंस ही ले सकते हैं। केस के अंदर सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशंस लिए जा सकते हैं, और स्ट्रिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न क्या करती है, बेस एड्रेस रिटर्न करती है, जो कि केस में अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डी एंड पी, ये they are not allowed in the case statement, they only allowed integer constant expression, so the output is error। तो यहाँ पर इन दोनों लाइंस में आपकी एरर थ्रो करेगा कंपाइलर। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. ओके, It's clear. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट से। Maximum students are answering option A. ऑप्शन ए, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी हाउ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है स्विच स्टेटमेंट, हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्विच केस में गिवन है a इज इक्वल्स टू प्रिंट एफ हेलो। तो जैसे ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट आई, सबसे पहला काम तो क्या होगा कि हेलो तो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो ही जाएगा, वो हमें चारों ऑप्शंस में दिख रहा है। अब a में क्या रिटर्न करेगा, तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि प्रिंट एफ क्या रिटर्न करता है। प्रिंट एफ जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो प्रिंट कर रहा है उसके काउंट को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अगर मैं हेलो के कैरेक्टर्स को काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ए के अंदर 5 रिटर्न करेगा। तो स्विच आपका हो गया ए इज इक्वल्स टू 5। अब हमें वैल्यू क्या मिल चुकी है, 5। अब हम केस में 5 को सर्च करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल गया केस 5। जैसे ही केस 5 मिला तो केस 5 में क्या है, प्रिंट एफ 5। लो जी, 5 हमने प्रिंट कर दिया।
अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट गिवन नहीं है, इट मींस दैट कि वो नेक्स्ट केस पे भी जाएगा। नेक्स्ट केस में जाया तो उसको क्या मिला, प्रिंट एफ 10, उसने 10 भी प्रिंट कर दिया। अब उसको क्या मिल गई नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसे मिल गई ब्रेक। तो ब्रेक जैसे उसको मिल गया तो वो सीधे आपकी स्विच कंडीशन से बाहर आ गया। तो आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट हुआ, हेलो 5 एंड 10। सो सी इज योर राइट आंसर। आई थिंक ये सबको क्लियर है। Yes, ma'am, it's clear now. Okay, fine. So can we proceed to the next question? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, आफ्टर दैट वी कैन मूव. Okay, fine. So यहाँ पर बेटा जो मेन कंडीशन है वो यहीं पर ही है, जिसका भी ये डाउट है, a इक्वल टू प्रिंट एफ हेलो। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या करती है, प्रिंट एफ सबसे पहले तो उसका जो काम होता है कि जो भी उसके अंदर स्ट्रिंग्स गिवन है उसको वो एज इट इज प्रिंट कर देती है। तो यहाँ पर हेलो गिवन था तो उसने हेलो को आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट क्या करती है वो, अब क्योंकि हमने ये वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं a के अंदर, तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करती होगी। तो यस, वे प्रिंट एफ रिटर्न करती है। प्रिंट एफ क्या रिटर्न करती है कि अगर आपके प्रिंटफ के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आप प्रिंट करा रहे हैं वो उसका काउंट रिटर्न करती है। तो यहाँ पर मैं क्या रिटर्न प्रिंट करा रही हूँ, हेलो। तो 1 2 3 4 5 इसका काउंट हो गया। तो ये ए के अंदर क्या रिटर्न कर देगी, 5 रिटर्न कर देगी। यही अगर प्रिंटफ के अंदर लिखा होता डबल कोट्स में ए बी सी, तो ये 3 को रिटर्न कर देती ए के अंदर। तो जैसे हमें मिल गया ए इक्वल टू 5, तो स्विच 5, तो हम अपना केस 5 सर्च करेंगे। हमें यहाँ पर केस 5 मिल गया। हमें केस के अंदर था प्रिंट 5, 5 प्रिंट हो गया। देन यहाँ पर क्योंकि ब्रेक नहीं है तो वो नेक्स्ट केस में जाएगा। देन हमें मिला 10, यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया। देन हमें मिल गया ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, वो इमीडिएटली लूप को या आपकी जो भी कंडीशन होती है उसे कट करता है और उससे बाहर आ जाता है। तो हम उसके बाहर आ गए तो हमारा आउटपुट आ गया हेलो 5 एंड 10। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा ये। यस मैम. ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सॉरी। Maximum students are answering option B and few of them are answering option D. ओके They are between B and D. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी डी बोला है वेरी गुड, जिन्होंने भी सी बोला है या बी बोला है वो एक बार देख लें इसे कैसे सॉल्व करना है या सॉल्व क्या करना है, उसमें एरर कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल गिवन है ए बी और सी, जिसकी वैल्यू कुछ कुछ इनिशियलाइज है। परफेक्टली फाइन, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन आपका मिला स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में आपको 8 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया होगा, इनको सम करना शुरू कर दिया होगा। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि केस की एक लिमिटेशन होती है कि वो क्या लेता है अपने अंदर, सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो हम एडिशन कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स का एडिशन कर रहे हैं। ए इज अ वेरिएबल, बी इज अ वेरिएबल एंड सी इज अ वेरिएबल। तो ए और बी का एडिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकी वैल्यूज वेरी कर सकती हैं, दे आर नॉट कांस्टेंट। क्या पता मैं नीचे जाकर ए की वैल्यू को चेंज कर दूं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या जनरेट करेंगी, वो एरर जनरेट करेंगी, बिकॉज केस ओनली अलाउड इंटीजर कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। तो a प्लस बी, बी प्लस सी, a प्लस बी, a प्लस ए बी सी, वट एवर इट इज, दे आर नॉट अलाउड इन केस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देने का इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि आपको पता हो। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि एक पर्टिकुलर कोड गिवन है और उसमें एरर्स हैं, तो आपको बताना है कि किस किस लाइन में एरर्स होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स जो है ये आपकी एरर जनरेट करेंगी, दे कैन नॉट एग्जीक्यूट योर कोड। सो आई थिंक इट इज क्लियर। यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं इसलिए ये अलाउड नहीं है केस के केस में। सो देयरफॉर डी इज द राइट आंसर। Ma'am, can we take a 2 minutes break for attendance? Sure ma'am, no problem. Student, please type your roll number only.
Ma'am, we can start now. ओके मैम। सो ये वाला क्वेश्चन आप सबको क्लियर है? यस देन राइट यस। Yes, ma'am, it's clear. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है, ध्यान से पढ़िएगा देन सॉल्व कीजिएगा। Maximum answers are option D. Few of them are saying option B. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो अब ये देखते हैं कि क्या है। मैंने आप लोगों को बताया, मैं समझ रही हूँ कि आपने कहाँ गलती की होगी, कि आपको यहाँ पर जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको गिवन है कैर, एक वेरिएबल है फ्लावर नाम से, जिसमें हमने स्टोर कराया है कैरेक्टर एम। ठीक है, तो कैरेक्टर एम हमने अगर स्टोर कराया है तो यहाँ पर हमने पास किया क्या, एम। अब कैरेक्टर एम की आस्काई वैल्यू कितनी होती है? कोई मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताए फटाफट, कितनी होती है कैरेक्टर एम की आस्काई वैल्यू? 77. यस, तो एम की जो आस्काई वैल्यू वो क्या होती है, 77। तो यहाँ पर अगर आपको केस में या तो मिल जाए 77 या आपको मिल जाए कैरेक्टर एम, दोनों ही केस में आपका केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। फाइन। तो यहाँ पर अगर हम इस केस में, अब आप देखो एक एक्सप्रेशन टाइप का कुछ गिवन है, तो हम, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉन्स्टेंट्स गिवन है, कोई वेरिएबल गिवन नहीं है, तो हम इस कॉन्स्टेंट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला मैंने कॉन्स्टेंट सॉल्व किया, 73 प्लस 9 माइनस 5, ये कितना होता है? बताओ फटाफट आप लोग, कितना होता है? इसको सॉल्व करो। 73 प्लस 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 77. 77। जैसे मुझे मिल गया 77, तो ये वाला केस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और प्रिंट क्या हो जाएगा, रोज आपका जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद उसे क्या मिल गया, ब्रेक स्टेटमेंट। जैसे उसे ब्रेक स्टेटमेंट मिला तो ना वो इस केस को रन करेगा ना इस केस को, वो सीधे आ जाएगा स्विच कंडीशन से बाहर। और यहाँ उसको एक और बाहर आते ही कंडीशन मिली, प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें उसने प्रिंट करवा हुआ है वो क्या, लोटस। तो यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा, लोटस। तो जो आपके आउटपुट स्क्रीन है वहां पर क्या प्रिंट होगा, रोज एंड लोटस। सो ए इज द राइट आंसर। अब या तो केस में आपको मिल जाता केस एम, तो भी वो एग्जीक्यूट होता, या आपको मिल गया केस 77। अगर दोनों ही लिखे होते तो भी गड़बड़ है। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज पहले ही बता दूं कि अगर आपको केस एम भी गिवन हो और केस 77 भी गिवन हो तो ये डुप्लीकेट केस वैल्यूज हो जाएंगी, ये भी अलाउड नहीं है। एक वैल्यू का केस एक ही होना चाहिए। तो ये भी इस केस में अगर आपको दोनों लिखे हुए हैं केस में, यहाँ पर भी फिर एक एरर है। अगर इन दोनों में से कोई एक गिवन है तो वो आपका एग्जीक्यूट होगा। दोनों ही वैल्यू जो आपकी इवेल्युएट होगी तो दोनों ही 77 को इवेल्युएट करेंगे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am, I think there is no doubt. ओके, नो डाउट इज वेरी गुड। या तो सब समझ में आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Students are answering between A, B, and C. I think they are confused. डी भी बचा है, कोई ना कोई वो भी बता दो। लगता है एरर तो नहीं दिख रही, चलो अच्छी बात है।
द मेन थिंग इज यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, दैट इज वेरी गुड थिंग। बाकी सॉल्यूशन तो पता चल ही रहा है साथ साथ में। फिर इस पैटर्न के ये एक्सपेक्टेशन है कि इस पैटर्न के फिर अगले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए कभी। तो ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेट्स से हाउ। अब यहाँ पर देखो, आपको वेरिएबल गिवन है a इज इक्वल्स टू 20, नेक्स्ट आपको गिवन है b इज इक्वल्स टू 30। अब आती है मेन इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में क्या बोला गया है, a इज लेस देन b, देन लॉजिकल और देन ये वाला एक्सप्रेशन। अब इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉजिकल और क्या करता है। लॉजिकल और जो होता है, यहाँ पर एक ऑपरेंड होगा, यहाँ पर एक ऑपरेंड होगा, या कोई एक्सप्रेशन होगा। अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू है तो ये रिटर्न कर देता है आपको क्या, ट्रू, यानी कि 1, ठीक है, या 1 रिटर्न कर देता है। अब इसमें जो एक चीज ध्यान रखने की होती है वो ये होती है कि अगर इसको पहला ही ऑपरेंड ट्रू मिल जाता है या पहला ही एक्सप्रेशन ट्रू मिल जाता है तो ये आगे वाले एक्सप्रेशन को चेक ही नहीं करता, यहीं से रिटर्न होके ट्रू दे देता है। जब उसको पता है कि कोई एक ही ट्रू होने पर ट्रू देना है तो फिर आगे का चेक करके टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी ट्रिक का यूज होना है या इसी कॉन्सेप्ट का यूज होना है, इसलिए मैंने आपको एडवांस में बताया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है a इज लेस देन b, तो 20 इज लेस देन 30, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर ट्रू हो गया तो ये सीधे इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रू में। ये इसने ये वाला पार्ट चेक ही नहीं किया। अब ये ट्रू हो गया तो इसने प्रिंट किया a। अब आप बताइए a की वैल्यू क्या है, वेरी सिंपल, a की वैल्यू तो 20 है। अगर यहाँ पर एंड होता तो ये इस कंडीशन को चेक करता, या फिर ये कंडीशन फॉल्स निकलती तो ये इसको चेक करता, और जब इसको चेक करता, ये इवेल्युएट होती तो ए में 26 असाइन होता। तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनका आंसर ए आ रहा है, और 30 तो उसका आएगा जिसकी कंडीशन ही फॉल्स होगी। तो कंडीशन तो ट्रू है, ए इज लेस देन बी, कंडीशन ट्रू है और ट्रू हो गया, ए आपका प्रिंट हो गया। तो सिंपली करेक्ट आंसर इज सी। किसी को कोई डाउट? मैम एक डाउट है कि अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या प्रिंट होगा? अगर फर्स्ट कंडीशन ये फॉल्स होती तो ये यहाँ जाता, ए में क्या साइन होता है, 26 साइन हो जाता, यहाँ पर क्या हो जाता, 26। 26 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर जाएगा, पर ए की वैल्यू अब चेंज होके कितनी हो चुकी है, 26 हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देता, वो 26 प्रिंट कर देता, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू असाइन हो रही है। इन दैट केस आपका ए आंसर होता, अगर फर्स्ट वाला ऑपरेंड व फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन फॉल्स होता। आई थिंक मैम क्लियर है सब। ओके चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट से। Maximum answers are option D, and a few of them are saying option A. Okay. So the correct answer is option number A. Ignore the timer here. So यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर ए कैसे है, इसका ऑप्शन ए कैसे है एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर गिवन है int var इज इक्वल्स टू w, तो यहाँ पर गिवन है स्मॉल w। ओके, तो स्मॉल w जैसे स्विच केस में आए तो स्विच केस में क्या आ गया, स्विच केस में आपका आ गया स्मॉल w, तो यहाँ पर आ गया स्मॉल w। अब हम केस को सर्च करेंगे स्मॉल w। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो प्रोग्राम है ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये हेलो प्रिंट कर रहा है स्क्रीन के अंदर। ओके, तो अगर ये हेलो प्रिंट कर रहा है तो इस वाले ब्लैंक में क्या होना चाहिए। तो अगर हम लोग कुछ बच्चे जो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट टाइप लिख देती हूँ हेलो, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो तो क्या होगा, यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो ये वाला केस भी एग्जीक्यूट होगा। जब ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर एक हेलो और प्रिंट हो जाएगा और देन उसे ब्रेक मिलेगा, फिर वो कंडीशन के बाहर आएगा। बट यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि सिर्फ एक ही हेलो प्रिंट कर रहा है,
इट मीन्स दैट कि ऑप्शन नंबर बी तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया ब्रेक स्टेटमेंट तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे वो केस डब्ल्यू पर आया, स्मॉल डब्ल्यू पर, वो ब्रेक हो जाएगा और बाहर तो कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। और एरर तो ये नहीं है। अगर एरर आपको इस डब्ल्यू के वजह से लग रही है तो यहाँ पर ये स्मॉल डब्ल्यू है, ये कैपिटल लेटर डब्ल्यू, और दोनों की ही आस्काई वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, तो ये परफेक्टली फाइन, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब अगर हम इसको ऐसे का ऐसा ही छोड़ देते हैं, इसमें ब्लैंक ही लिखे रहने देते हैं, तो ये कुछ एरर जनरेट नहीं करेगा। अब हम इसको रन करें तो पहले केस में जैसे वो डब्ल्यू पर गया, यहाँ पर उसे ब्लैंक मिला, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, वो सीधे इसके नेक्स्ट केस पर जाएगा तो यहाँ पर वो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा, देन ब्रेक हो जाएगा और रुक के बाहर आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर ब्लैंक आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। और हम इस प्रोग्राम को अगर एज इट इज एग्जीक्यूट करते हैं तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हेलो आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टूडेंट अगर कोई डाउट है तो पोस्ट कर दो। यस मैम, इट्स क्लियर। ओके ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। मैं हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली स्टूडेंट वर आस्किंग टू रिपीट द क्वेश्चन, वी विल टेक इट इनटू द लास्ट। नो प्रॉब्लम, अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जो भी डाउट होगा मैं क्लास के एंड में सबको 10 मिनट्स का टाइम दूंगी, आप लोग तब डाउट पूछ लीजिएगा। फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। Are we getting any answers? Yes ma'am, students are confused between option A and C. Maximum are saying option C. Option number C. Okay, very good. So the correct answer is option number C. Very good. अब हम चेक करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको गिवन है var1 एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज है 3 से। तो var1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर var1 की वैल्यू है 3। नेक्स्ट आपको वेरिएबल गिवन है var2। तो var2 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको यहाँ पर 5। अब यहाँ पर इफ कंडीशन सेज इफ var2 इज इक्वल्स टू समथिंग दैट वुड बी इक्वल टू var1। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो वो प्लस प्लस var1 प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्लस प्लस var2 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हम var2 में कोई वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, var1 में कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो अगर हम var1 में कुछ वैल्यू असाइन करते हैं और वो वैल्यू इसके इक्वल होती है तो इंक्रीमेंट में क्या प्रिंट होने वाला है, प्लस प्लस var1 प्रिंट होने वाला है, जो कि होगा 4। बट आउटपुट तो क्या आ रहा है, आउटपुट तो आ रहा है हमारा 2। तो सबसे पहले हम एक एक करके ऑप्शंस को पिक करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ए ऑप्शन को पिक किया। अगर मैं var2 की जगह लिखती हूँ, var2 की जगह मैंने लिख दिया 6, इस ब्लैंक की जगह मैंने लिख दिया 6, तो var2 में क्या साइन हो गया 6। 6 इज इक्वल्स टू 3, कंडीशन हो गई फॉल्स। एल्स में आ गए, प्रिंट क्या कर दिया, प्लस प्लस var2, तो क्या प्रिंट होगा 7। आउटपुट तो हमारा क्या है 2। तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब हम var2 की जगह रखते हैं 3। तो अगर हमने 3 को पुट किया तो क्या होगा, var2 इज इक्वल्स टू 3। तो 3 इज इक्वल टू var1 दैट इज 3, कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। इफ पार्ट के अंदर आ गए, आपने प्रिंट किया प्लस प्लस var1, तो प्लस प्लस var1 क्या होगा 4। तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है लेकिन 2, तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर मैंने var2 की जगह रखा 1, ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 3, कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। एल्स में आए, हमने प्रिंट किया प्लस प्लस var2 दैट इज 2, तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा 2। आई थिंक इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कभी भी कुछ इस तरीके के आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस मिले तो आपको करना क्या है, सारे ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट करके कोड को ड्राई रन करके देख लीजिए, आपको फटाफट से पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप किसी को कोई डाउट या फिर हम आगे चलें? आई थिंक मैम आप चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ओके फाइन, चलो वेरी गुड। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व इट। आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर? यस मैम, इट्स विजिबल। ओके
Ma'am, options are coming between A and B. ओके, अब तो इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सबको सब चीज की लिमिटेशंस पता है, एक्सपेक्ट कि आप सब बच्चे राइट आंसर्स देंगे। एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से देखो बेटा और देन सॉल्व करो क्वेश्चन को। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कैसे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कोड का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ दिक्कत आ रही है। तो आपको गिवन है a इज इक्वल्स टू 5 और b में हमने असाइन क्या कर दिया a, तो a की वैल्यू अब कितनी हो गई है 5, और सॉरी b की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 5। केस हमने किया b, तो यहाँ पर कितना आ गया 5। अब हमें सर्च कर रहे हैं केस 5, या तो आप लोगों ने देख लिया ए। अब आप ध्यान से देखिए इस कोड को, यहाँ पर जो ए गिवन है ये ए क्या है, ये ए एक वेरिएबल है। तो क्या हमारे स्विच केस के केस में वेरिएबल्स अलाउड होते हैं, यस और नो? टाइप कीजिए फटाफट से, जिससे मुझे पता चले आपको समझ आ रहा है कि नहीं। क्या केस के अंदर हम वेरिएबल्स लिख सकते हैं? Answers are no. नो। तो जब केस के अंदर हम वेरिएबल्स लिख ही नहीं सकते तो आप लोगों के ऑप्शंस आ कैसे सकते हैं ए और बी में से, ये तो एरर है। तो इसी लाइन पे जो आपका कंपाइलर है वो क्या जनरेट कर देगा, वो क्या जनरेट कर देगा, एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि हम केस के अंदर कोई वेरिएबल नहीं लिख सकते। लेकिन अगर ये कुछ इस तरीके से लिखा होता केस ए, तो ये अलाउड होता, क्योंकि ये एक इंटीजर कांस्टेंट है और इसके आस पास वैल्यू को रिटर्न करता। तो सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, ये क्यों इस क्वेश्चन में एरर है? Yes, ma'am, it's clear. ओके, तो यहाँ पे एरर्स आपको बताने का सिर्फ इतना ही पर्पस है कि आपको क्वेश्चन देख के समझ आए कि कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती हैं कोड में। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। Answers are between option A and option D. ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ओके। Maximum are saying option D. इतने सारे एरर्स के क्वेश्चन हो गए तो बच्चों को लग रहा होगा शायद हर क्वेश्चन में एरर है। ओके, सॉल्व कीजिए आप लोग, हो सकता है हो भी, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब आपको लगा कि यहाँ पे 5.0 है, ये इंटीजर कांस्टेंट तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अब एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर हमें एक फ्लोट वेरिएबल गिवन है 5.0, v इज इक्वल्स टू 5.0। अब यहाँ स्विच के अंदर बोला जा रहा है वेर इज इक्वल्स टू v प्लस 1। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो स्विच है इसके अंदर भी सिर्फ इंटीजर ही होना चाहिए, अगर डबल या स्ट्रिंग होती है तो उसको कंसिडर नहीं करता। पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं करती हूँ v प्लस 1, तो v प्लस 1 कितना होगा 6.0, फाइन। पर ये हम स्टोर किसके अंदर कर रहे हैं, हम ये स्टोर कर रहे हैं इंटीजर वेरिएबल वेर के अंदर। तो अगर इतना तो सबने सी में कोडिंग करी होगी कि अगर हम इंटीजर के अंदर किसी फ्लोट वैल्यू को स्टोर कराने की कोशिश करते हैं तो वो फोर्सफुली स्टोर कर लेता है, पर उसके पॉइंट्स की सारी बात के वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देता है। तो इस वेर के अंदर आपका क्या स्टोर होगा 6, जो कि एक इंटीजर है। तो इस कोड में कोई भी एरर नहीं आएगी, इस कोड में कोई भी एरर नहीं आएगी, और यहाँ पर केस 6 जो है आपका सीधे सीधे एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हेलो लर्नर्स, और उसके बाद जैसी ब्रेक स्टेटमेंट मिली वो उसके बाहर आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चंस गलत ना हो तो आप लोगों को मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप लोगों को क्लास में अपने खुद से अपने सेल्फ एंड पर प्रैक्टिस करनी है। आपके पास क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पिक करो और उसके अंदर वेरिएशंस कर 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 देखो कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए आप जितनी ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करोगे आपके क्वेश्चंस की गलत होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, ma'am, it's clear. We can move forward. Okay, so this is the next question.
ऑप्शन ए एज एन आंसर। ओके वेरी गुड, अब समझ आ रहा है लगता है। गलत भी हो सकता है, कोशिश करते रहिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या सबने ऑप्शन नंबर ए ही दिए थे? यस मैम। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर तो एक बार फटाफट से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर एक नम वेरिएबल है 1, स्विच में आ गया 1। इस केस में क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 2/3 इज 0.6, 1 प्लस 0.6 इज 1.6। तो उसको केस को वो क्या ले लेगा, इंटीजर में 1 ले लेगा, वो टाइप पास कर देगा। तो ये केस 1 आपका ट्रू हो गया, यहाँ पर आपका केस 1 प्रिंट हो गया, देन उसे क्या मिल गया, ब्रेक। तो सिंपली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम आगे चलें। आई गेस इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, सबने ऑप्शन ए आंसर दिया था। यस मैम, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए। ओ, तो आई गेस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इट्स ओके। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आपको कोई भी डाउट है तो आप रुक जाइएगा, बाकी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। स्टूडेंट अगर कोई डाउट है तो यू मे अनम्यूट योर माइक, बट बिफोर दैट प्लीज टाइप योर नेम। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर है तो आप पोस्ट कर दो, एंड अनम्यूट करने के बाद आप पूछ सकते हो। रिद्धि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम वो ट्रू फॉल्स वाला एक क्वेश्चन था, उसमें डाउट था मेरे को कि उसका आंसर ट्रू फॉल्स क्यों प्रिंट हुआ। यस, क्वेश्चन नंबर 2 ओके एंड क्वेश्चन नंबर ओके 4। मैम, ओके जस्ट वेट, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ।